देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक और कपलिंग रिएक्शन के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में हमने सीख रखा है कि ओट्स रिएक्शन के बारे में कुछ कहानियाँ। तो ध्यान रहे, ओट्स रिएक्शन की बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें अभी जो करने जा रहा हूँ, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस या कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, जो भी आप बोलना पसंद करते हो, उसमें यूज़ होने वाली है। ठीक है ना? तो जिन्होंने भी ओट्स रिएक्शन का कहानी, जिनको ढंग से नहीं आता है, या जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत अभी आएगी ना कोल बेस रिएक्शन में, तो वो ज़रूर ओट्स रिएक्शन पहले देख लें, ताकि उनके लिए आसानी रहे। ठीक है ना? आइए देखते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो ध्यान रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कपलिंग रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ओट्स रिएक्शन जो मेरा मतलब है कोल बेस रिएक्शन जो होती है, उसमें क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ना वाटर में। ठीक है ना? मतलब सॉल्यूशन इसका लेते हैं हम, और फिर हमें क्या मिलता है, आर आर मिलता है। साथ में क्या मिलता है, यहाँ पे और भी बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है ना? तो बेसिक जो हमारा फोकस रहेगा वो क्या रहने वाला है, आर आर पे। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो अगर मैं बताऊँ आपको, देखिए ध्यान से, जो हमारी मेन कहानी होती है वो ये हमारा मेन प्रोडक्ट्स हैं। और बाकी ये एस्टर भी मिल सकता है, एल्केन भी मिल सकती है, और एल्केन भी मिल सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने यूज करा था ना, तो ये कपलिंग रिएक्शन है। तो ये इतना पार्ट क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे देखो, एक ये रेडिकल, एक इसी का दूसरा मोल, दोनों ने आकर के क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। समझ पा रहे हो, एल्काइल चेन का डबल। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ कपलिंग रिएक्शन हो गई। ये तो आपका क्या होगा कहानी, ये कपलिंग से आ जाएगा। मैकेनिज्म अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना? साथ में आपको पता है कि ये एस्टर भी बन जाना है। इसको कैसे बनेगा अभी मैं दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जब ये यहाँ का इतना पार्ट एल्काइल रेडिकल बनेगा ना, एल्काइल की कहानी इतने की बनेगी ना, तो एल्काइल के बारे में आपको मैंने बता रखा है कि ये जा करके क्या हो जाएगा। अच्छा, आर तो जानते हो ना, चेन को और भी बड़ी कर सकते हो, तो वो आपको दिखाया है बस। तो ये इतना पार्ट क्या कर सकता है, डिस्प्रपोर्शनेट, जो कि उट्स में बता चुका हूँ कि डिस्प्रपोर्शनेट कैसे करेगा। तो ठीक यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, इतने के बराबर का आपको क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है एल्कीन, और आपको मिल सकता है एल्केन, क्योंकि ये पार्ट क्या करा, डिस्प्रपोर्शनेट। इसमें से एक ने एच को लूज कर दिया, तो उसका ऑक्सीडेशन होकर एल्कीन बनेगा, और दूसरे ने एच को गेन कर लिया, तो उसका रिडक्शन होकर क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। समझ पा रहे हो? मुझे लगता है ये सब बातें आप समझते होंगे। ठीक है, जिनको दिक्कत है ओट्स में मैकेनिज्म समझाइए इसकी। ठीक है, इस पैटर्न जल्दी से बना लो, तब यहाँ पे कपलिंग की मैकेनिज्म बताता हूँ। देखो, जैसा कि बताया अभी कि हम लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लेते हैं। तो आपको पता है कि जब सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी ये सॉल्यूशन है। ठीक है ना? तो आपके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ सॉल्वेंट भी होगा। तो सॉल्वेंट क्या रहता है, वाटर। और आपको अच्छे से पता है कि अगर आर सी ओ पार्ट अगर आप लोग है ना, यहाँ पे एक मैं सिंपलेस्ट एल्कीन का एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कहानी को। अगर मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया है CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इतना क्यों बढ़ा के रखा हुआ है, बस ठीक है, इतना ही रखते। ठीक है ना, Na। तो जब इसको मैं वाटर में डालूंगा ना, जब इसको मैं वाटर में डालूंगा तो आपको अच्छे से पता है क्या कर जाएगा, ये आयोनाइज। क्या कर जाएगा, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये एक्वस। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। जिनको दिक्कत हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जाके देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ जा करके देखें, वहाँ पे डिटेल में ये सब समझा रखा है। एक्वस का क्या मतलब है, हाइड्रेशन क्या होता है, कैसे आयन चारों ओर से गिर जाते हैं, सब बातें अच्छे समझाइए। अब हम करने वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करने वाले, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का सीधा फंडा है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। वही जिसमें कैथोड एनोड का खेल करने लग जाते हो ना,
कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बस समझ पा रहे हो। तो वो जहाँ पे सर्कस करने लग जाए ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि आप भाई इस गिवन सब्सटेंस के हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस वही अभी के लिए, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में आपको बहुत सारी बातें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल, बहुत सारी सीन आपको समझने को मिलेंगी, तमाम टाइप की बैटरीज पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल इतना ही समझिए। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, जहाँ पे कैथोड एनोड का सर्कस चलने लग जाए कि कैथोड पे ये हो रहा है, एनोड पे ये हो रहा है, तो बस ये चीज़ें जहाँ पे आपको जानने को सीखने को मिले, बस समझिए कि इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी चालू हो चुकी है, ठीक है ना। तो जरा देखो क्या होगा। सबसे पहले एट एनोड, एनोड पे जैसा कि जानते हो कि क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो जरा देखना यहाँ पे समझ पाना ध्यान से। हम लेके CH3 CH2 CO-, ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये O-, ये माइनस, समझ पा रहे हो। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसमें माइनस है, सोडियम पर प्लस है। अब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और कैसे ऑक्सीडेशन होगा जरा समझना। तो यहाँ पे ये करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज, कैसे करेगा, CH3 CH2 CO का रेडिकल, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अच्छा, अब तुम सोचोगे रेडिकल कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर शेल में तुमको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया, तो अब उसके पास अपने कितने बचे, 5 बचे यहाँ पे, और 2 यहाँ से, क्योंकि शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, एक अपना एक कार्बन का, तो 7 हो गए। एक सोडियम वाला गेन कर लिया, तो 7 के लिए तो ठीक है, कहानी ठीक है, क्योंकि ये वाला शेयरिंग का है। यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला क्या कर लिया इसने, गेन कर लिया ना, तो जिसकी वजह से क्या है, नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जरा समझना कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट तभी कंप्लीट होगा जब या तो वो क्या करे, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना ले। ध्यान रहो, दो जो आमतौर पे आप देखते हो, जैसे H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, सब में ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड कम से कम बना लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, सिंपल। क्योंकि आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना लेगा, तो शेयरिंग से उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल। 2 बॉन्ड बनाने के बाद तुम्हें पता है ना, ऐसा ही कुछ दिखाते हो ना, जैसे H2O है, तो ये 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया बॉन्डिंग में, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, काम खत्म। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो जो बॉन्डिंग बॉन्ड तो यहाँ पे एक ही बना हुआ है, बट जो दूसरा वाला बॉन्ड था उसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना ही था, एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला गेन किया ना, इसीलिए इसके पास एक ही नेगेटिव है। अब वही नेगेटिव इसने क्या कर दिया, लूज। तो अब देखो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 यहाँ है, 2 यहाँ, एक, 5 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे है ना, अपने वाले 6 में से, और एक इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन इसने अपना वाला बॉन्डिंग में यूज कर लिया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के आउटर शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और 2 बॉन्डिंग वाला 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे कितने थे, 8, क्योंकि इसके अपने वाले तो हैं ही ये पांचों, साथ में ये 2 बॉन्डिंग से है 7, और एक सोडियम वाला गेन कर लिया, तो 8। तो जो 8वां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला था, उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। और आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसका क्या बोलते हैं कि भाई गिवन स्पीसीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ आया। तो यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पेयर, मतलब ये जोड़े में है, एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। ये देखो एक लोन पेयर, ये देखो दूसरा लोन पेयर, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये वाला, तो आप बोलोगे ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्यों ऑड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन को तो पेयर करने के लिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन इसने छीना था ना, नेगेटिव वाला, इसी को, और वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से छीना, अब क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया ना। तो लूज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, ऑड इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो, मुझे लगता है समझ पा रहे हो। तो ये बन गया फ्री रेडिकल, समझ पा रहे हो, ये बन गया फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बनने के बाद क्या होगा, आपको अच्छे से पता है कि एक परेशान आत्मा खुद को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरों को तंग करती है, तो कुछ ऐसा सर्कस चलेगा। देखना, अब मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ठीक है ना, ये देखो ये, ठीक है। तो क्या होगा जरा समझना, ये इस बॉन्ड की होमोलिसिस होगी,
देखो क्योंकि इस रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही ना बॉन्ड वाला, एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए जो बॉन्ड बन जाए, क्योंकि दोनों तो चाहिए नहीं, बाकी सब तो है ही, बस एक ही ऑड है। तो यहाँ पे इसकी होगी होमोलिसिस, ये कुछ ऐसा निकल जाएगा। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये भाई साहब एक ये है, एक यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो फाइनली क्या बन जाना जरा बताना, CH3CH2 का रेडिकल, और साथ में क्या बनेगा, CO2। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा क्या कि जो एसिटेट वाला पार्ट है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसका हुआ ऑक्सीडेशन, फिर यहाँ पे रेडिकल बना। इस रेडिकल ने खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कराई है एल्काइल और कार्बोनिल वाले पार्ट की होमोलिसिस। तो यहाँ पे ये इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन था, कार्बोनिल के पास एक और इलेक्ट्रॉन आया, दोनों ने मिलकर CO2 बना लिया। CO2 कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है यार। ये देखो एक डबल बॉन्ड इधर था ही, एक नया डबल बॉन्ड बन गया, काम खत्म हो गया, इनको हो गए CO2 फॉर्म स्टेबल। और ये भाई साहब होमोलिसिस हुई तो ये अल्काइल रेडिकल। अब आपको एक छोटी सी बात मैंने बहुत बार बताई है, फिर से बता रहा हूँ, एक सिंगल मॉलिक्यूल तो तुम लेते नहीं हो ना, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारा सेटअप आप लेके चलते हो ना, बहुत सारे कंपाउंड्स आपके पास होते हैं। मतलब क्वालिटी सेम होती है, मेरा मतलब बहुत सारे से क्वांटिटी वाइज, ठीक है ना। जैसे आपको बता रखा है कि अगर एक मोल सब्सटेंस भी लोगे, एक मोल सब्सटेंस भी लोगे, तो एक मोल का अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक मान लो इथेनोइक एसिड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इथेनोइक एसिड एक मोल का आप मास कितना ले लोगे, बताओ कितना होता है एक मोल का मास, सोच सकते हो, बोलो भाई कितना होता है। तो यहाँ पे देख लो CH3COOH, तो ये देखो 32, और 32 + 12 कितना हो गया, बताओ, देखो भाई कितना हो गया, 32, 12 और +4 कितना हो गया ये, यहाँ पे 60। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक मोल एसिटिक एसिड को अगर मैं ले रहा हूँ, तो उसका मास 60 ग्राम है, और 60 ग्राम में इसके पार्टिकल जानते हो कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। 10⁻23, 6 को तो भूल ही जाओ, समझ पा रहे हो, 23 जीरोस लगाने पड़ेंगे, इतने सारे पार्टिकल्स होंगे। तो पार्टिकल्स की कोई कमी नहीं होती। तो मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूँ कि अब ये बहुत सारे ऐसे टाइप वाले रेडिकल बनेंगे, और कुछ अब इन रेडिकल्स का क्या खेल होने वाला है जरा समझना। कभी अगर ये रेडिकल दो एक दूसरे को मिल गए, ध्यान देना, जैसे ये बहुत सारा रेडिकल होगा तो बहुत सारे CO2 भी बनेंगे, ठीक वैसे ही बहुत सारा ये जो आपको यहाँ पे COO का रेडिकल, ये वाला जो रेडिकल, ये भी तो बहुत सारा होगा ना, कोई एक ही थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे, ये भी बहुत सारा होगा। तो अब देखो चांसेस क्या होगा, जो मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया ना, कि ऐसा हो सकता है कि ये रेडिकल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इस रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए, तब क्या बनेगा, एस्टर। ये रेडिकल अगर दूसरे इसी रेडिकल से कंबाइन करेगा तो आपका एल्केन बनेगा। ये रेडिकल अगर डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया तो एक H इसमें से दे देगा, दूसरा H ले लेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, एल्कीन और एल्केन बन जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट आपके बनेंगे वो क्या बनेंगे, जब दो CH3CH2 के रेडिकल मिल जाएंगे, जब दो CH3CH2 के रेडिकल मिल जाएंगे, तब क्या हो जानी है, तब बनेगा ये CH3CH2CH2CH3। ये टिपिकल आप इस प्रोडक्ट की तलाश में थे, ये आपका प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, ध्यान दो, किसी किसी एक मॉलिक्यूल ने जो अभी इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसका ये वाला रेडिकल जैसे बना है, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में यहां तक रिजल्ट पहुंच चुका है, तो बजाय अब इसके कि एक एल्काइल रेडिकल दूसरे एल्काइल से कंबाइन करे, उसको मिल गया इत्तेफाक से, ये बता रखा है तुम्हें कि दुनिया में मेल फीमेल अगर दो सेक्शन में लोगों को बांट दो ना, तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि एक मेल का बेस्ट फ्रेंड दूसरा मेल हो, और ये भी तो हो सकता है कि मेल का बेस्ट फ्रेंड दूसरा फीमेल हो। दुनिया में दो टाइप के लोग हो, दोनों एक दूसरे को क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं ना। तो वही कहानी यहाँ भी है कि जरूरी थोड़ी ना एक ही कंटेनर में घूम रहे हैं ना, तो हो सकता है ये इसको ही मिले तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, अगर ये वाला इसको मिल जाएगा ना, अब तो फिर क्या बनेगा, तो बन जाएगा ये देखो ये क्या बन जाना, फिर एस्टर बन जाना। मुझे लगता है समझ आ रहा होगा, ठीक है।
देखो एस्टर बन गया। और दूसरा, ये वाले पार्ट में से ऐसा कर सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल एक साथ तो आए, लेकिन वो डिस्प्रपोर्शनेशन के एंगल से आए। और क्या हो सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होता है वो उसमें समझा चुका हूं। तो क्या हो सकता है तुम्हें पता है अच्छे से कि इसमें से एक पार्ट जो है वो H दे दे, दूसरा पार्ट H ले ले, तो एक बनेगा एल्कीन, दूसरा बनेगा एल्केन। तो फाइनली इसमें और भी एक प्रोडक्ट मिल सकता है, और वो क्या है, वो इतने ही कार्बन का, जितने कार्बन का आपके पास एल्काइल का पार्ट है, इतने ही कार्बन का आपको और भी क्या मिल सकता है, CH3 ये एल्केन मिल सकता है, और CH2 ये लोअर एल्कीन एंड एल्केन। अच्छा लोअर क्यों, लोअर क्यों बोल रहा हूं मैं, लोअर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका था 3 कार्बन का, और आप एल्केन और एल्कीन डिस्प्रोपोर्शनेशन करके बना रहे हो, कितने कार्बन का बना रहे हो, आप बना रहे हो 2-2 कार्बन का। तो जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था उससे कम कार्बन का आप क्या बना रहे हो, आप एल्कीन और एल्केन बना रहे हो, इसलिए इसको लोअर एल्केन और एल्कीन बोलते हैं। और ध्यान रहे, लोअर एल्केन एल्कीन और एस्टर ये क्या है, ये यहाँ के बाई प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता है समझ तुम्हें आ गया होगा, और अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन जिसको नीचे वाले में दिक्कत है, ओट्स जाके देखो, समझा रखा है कैसे बनते हैं, ठीक है, बना लो पूरा सर्कस। अब थोड़ा इसके कुछ खास केसेस और कराने वाला हूँ। एक छोटी सी बात और समझ लो कि यहाँ पे, हटा दो इसे, बिल्कुल हटा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि अब एनोड का सर्कस तो ये हो गया, अब कैथोड पे क्या होगा, तो ध्यान देना एनोड पे भी CO2 गैस रिलीज हुई है, तो मैं दिखा रखा है, ठीक है ना। कैथोड पे क्या होगा जरा समझना, कैथोड पे वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तुम्हें पता है, अगर मैं मोटे तौर पे जो तुम्हें दिखाया जाता है, वाटर को H प्लस और OH माइनस में तोड़ दूं, ठीक है ना, तो H प्लस और OH माइनस में अगर तोड़ दूं तो क्या होगा, H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, हाफ H2। या ऐसा कह लो कि 2H प्लस है, तो 2H प्लस होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 2H के रेडिकल बनेंगे। अरे भाई दोनों के पास पॉजिटिव है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहे हो, तो जस्ट पॉजिटिव को तुम न्यूट्रलाइज कर रहे हो। तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव मिलेगा तो जीरो बनेगा, और जीरो को आप क्या बोलते हो, रेडिकल। H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H रेडिकल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, H माइनस के पास एक अपना वाला, एक दूसरे का भी गेन कर लिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हो, H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अपना था वो भी छिन गया। प्लस क्यों आया, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जाके देखो प्लस माइनस कैसे आता है, आयंस कैसे बनते हैं, एटम कैसे होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब समझा चुका हूँ, ठीक है। तो H रेडिकल, 2H रेडिकल अब एक साथ, दो दुखी आत्मा एक साथ मिलेंगे, और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। समझ पा रहे हो, और साथ में तुम्हें जब 2H प्लस जब मिलेगा तो साथ में 2OH माइनस भी तो मिलेगा, क्या मिलेगा, 2OH माइनस। समझ पा रहे हो, तो अगेन इलेक्ट्रॉन तो आपके लिए लिमिटेड है नहीं। अब इन सबको अगर मैं क्या कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई, क्या कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, जहां पे अभी यहाँ पे H प्लस 2 है वो 1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 मोल H2 की जगह हाफ मोल H2 हो जाएगा, और 1OH माइनस हो जाएगा। तो मुझे लगता है तो मैं पहले यही वाला समझा देता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 मोल ले लेता हूँ ताकि तुम्हारी समझ आसान हो जाए, और OH माइनस। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान देना, इधर से बाई प्रोडक्ट यहाँ पे सोडियम आयन बच गया था, और इधर से एनोड पे तुम्हें अच्छे से पता है कि एनोड पे एल्केन के साथ साथ क्या 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 क्या, ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो आपका मेन प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ आपको CO2 भी मिला था, और साइड प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं, एस्टर और एल्केन लोअर वाले, वो तो आपको बता चुका हूँ। मेरा मतलब एल्केन और एल्कीन में, समझ पा रहे हो। तो ये CO2 भी मिल रहा है, तो एनोड पे आपको CO2 गैस मिली है, और कैथोड पे आपको कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। समझ पा रहे हो, और साथ में मिल रहा है OH माइनस। तो बताओ ये OH माइनस और ये सोडियम आयन ये भी तो रह गया ना, तो साथ में आपको क्या मिल रहा है, हाईली सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली बेसिक होता है ना, तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन का पीएच भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जरा कैथोड की रिएक्शन लिख लो, कैथोड पे क्या सर्कस होता है, ठीक है लिख लिया होगा आपने। अब जरा समझिएगा, तो यहाँ पे कुछ नोट लिखो। नोट क्या रहने वाला है, नोट ये होगा कि कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस,
ये ऊपर आ रहा मतलब रिलीज हो रही है, ठीक है ना। एनोड पे क्या रिलीज होगी, O2 गैस, मेरा मतलब है CO2 गैस, CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसा होगा, तो बेसिक होगा। वैसे भी जिन्होंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा होगा पता होगा कि एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो फाइनली बेसिक नेचर को फॉलो करेगा। दूसरा यहाँ भी ये भी देख रहे हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता रहेगा ना, वैसे वैसे OH माइनस का प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। और क्या हो रहा है, बेसिक के साथ साथ इसका पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, more than 7। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया, और यहाँ पे आपको बताया। और कभी मीथेन बना सकते हो इससे, नहीं। लिख लो, मीथेन कांट बी फॉर्म्ड बाय कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। क्योंकि भाई कपलिंग करते हो ना यार, दो एल्काइल्स को एक साथ लेके आते हो ना, तो कपलिंग करोगे तो हमेशा एक से ज्यादा कार्बन का बनेगा ना कहानी। क्योंकि बात समझो, अगर मान लो यहाँ पे अगर तुमने यूज कर लिया मिथाइल का, ये CH3 CH2 की जगह पे आपने, अरे भाई ये कार्बोनिल वाला पार्ट तो पता ना CO2 के फॉर्म बाहर निकल जाएगा। तो अगर मान लो तुमने यहाँ पे CH3 भी यूज कर लिया, इसको भी हटा दो, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दो, और तुमने CH3 यूज कर लिया, तो जब दो CH3 के रेडिकल एक दूसरे से मिलेंगे तब तो इथेन ही बनेगा ना। तो यहाँ पे कपलिंग से कहानी कभी भी मीथेन की बनने वाली नहीं है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे लगता है समझ आ गया। जिनको भी दिक्कत आ रही है उनके क्या समझ ला, अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें दिक्कत आ रही है तो क्या करो, तुम्हारी ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब है, तुम क्या करो स्टार्टिंग से चलो, स्टार्टिंग से चलो। अगर सीखना चाहते हो बीच से सीखोगे या शॉर्टकट से सीखोगे तो एक अच्छे लेवल तक नहीं जा पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। इसीलिए जिनको अच्छे से सीखना है, कुछ प्रोड्यूस करना कहानी को, तो उसमें उनको बेसिक से चलना पड़ेगा और बातों को अच्छे से सीखना पड़ेगा। बना लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और लिख लो, क्या, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये कपलिंग रिएक्शन तो है लेकिन ओट्स रिएक्शन जैसा नहीं है कि जितने कार्बन का आपने एल्केन हेलो एल्केन लिया था उसका जस्ट डबल हो गया, नहीं, एल्काइल का डबल होता है। क्योंकि जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो उसमें जो ये वाला पार्ट है वो तो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है ना, तो जो एल्केन बनता है वो इसका डबल बनता है, एल्काइल का डबल बनता है एक नॉर्मल कपलिंग रिएक्शन में। बाकी तो वाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हो तो तुम जानते ही हो अभी। समझ पा रहे हो, ध्यान देना, एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से मान लो सोडियम प्रोपेनोएट की करा रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो ऑप्शन ए है सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है ना। सोडियम प्रोपेनोएट क्या होगा, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना हुआ है सामने, तो क्या क्या मिलेगा, ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इथाइल प्रोपेनोएट, ऑप्शन सी इथीन, ऑप्शन डी ऑल। तो आप ऑल पे टिक करेंगे, बाई प्रोडक्ट्स को भूल थोड़ी ना जाएंगे। या उसमें एक कहानी ऐसा कर दे रहे हैं कि बताओ ऑप्शन यहाँ पे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो पहला ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन ए कि ब्यूटेन मिलेगा, दूसरा कह देंगे पीएच इसका more than 7 होगा एट 298 केल्विन। अरे भाई टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली कहानी ना, तुम इनको आयनिक पता होगा थोड़ा बहुत, इसका भी आइडिया होगा, समझ पा रहे हो, बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और पीएच more than 7 को अगर हटाना चाहते हो तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, हाँ ठीक है, दोनों बात सही है। तीसरा क्या कर सकते हैं कि इसमें इथीन भी मिलेगा, ऑप्शन डी ऑल। तो ऑल हो जाएगा ना, क्योंकि जब पॉसिबिलिटीज पूछ रहा तो सब कुछ पॉसिबल है, समझ पा रहे हो। हाँ एक नॉर्मल की बात करोगे तब तो आपका कपलिंग प्रोडक्ट ही होगा ना, साइड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके, बेसिक मीडियम का इस्तेमाल करके, CO2 H2 का इस्तेमाल करके कैथोड एनोड का, उसका भी सर्कल्स बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, तैयार रहना। तो यहाँ पे लिख लो एक छोटी सी बात, क्या, कि एल्केन which have even number of carbon formed in good yield, ठीक ठाक अमाउंट में। क्योंकि इवन नंबर का मतलब जब कपलिंग हो रही है ना, तो कपलिंग जोड़े में तो इवन नंबर के ही बनेंगे ना। और एल्केन्स which have odd
number of carbon formed in poor it, ठीक है। इनका इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ध्यान रहे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, समझ आ गया होगा, ठीक। बना लो जल्दी सर, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो। इवन वाला कैसे याद रखोगे, इवन वाला गुड यील्ड कैसे, क्योंकि कपलिंग है, जोड़ा बनेगा तो जोड़े में तो इवन हो ही जाने ना, तो ऐसे करके इसको याद रखना, ठीक है। ध्यान रहे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जो आपको है ना, अभी आपने एल्कीन्स के लिए पढ़ी है, आगे चल के आपको एल्कीन्स और एल्काइंस में भी देखने को मिलेंगे। पॉज करके तुमने बना लिया होगा। इसीलिए क्या करते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस का भी कहानी आपको एक ही साथ मैं बताया दे रहा हूँ, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। और एक ही साथ बताया दे रहा हूँ, अब ये एल्कीन्स और एल्काइंस में नहीं पढ़ाऊंगा, इसीलिए ढंग से इसको समझ लेना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा कहानी, वही पुराना सर्कस। अब यहाँ पे दो कार्बोक्सिलेट बनेंगे, फिर दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, फिर दो CO2 निकलेंगे, फिर इन पे CH पे और इस CH पे एक एक रेडिकल आएगा, समझ पा रहे हो। वो रेडिकल मिलके एक और बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे और वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रहना ये ट्रांसफॉर्म में मेजर होगा। वजह क्या है, क्योंकि डाई रेडिकल इज मोर स्टेबल इन ट्रांस। जो यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा ना, दोनों मिलकर जो बॉन्ड बनाएंगे वो मोर स्टेबल होगा ट्रांसफॉर्म में। और ये इंट्रामोलिकुलर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें दिखाई जा रही है, समझ पा रहे हो। ऐसे एल्काइंस में ध्यान रहो, एल्काइंस में फिर से यहाँ पे दो कार्बोक्सिलेट बनेंगे, दो CO2 बाहर निकल जाएंगे, इन दोनों पे रेडिकल आएगा और दोनों भाई लोग एक साथ आके ट्रिपल बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, एल्काइन बना देंगे, समझ पा रहे हो। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सारा फंडा सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे क्या क्या सर्कस हुआ। एल्केन्स में दो मॉलिक्यूल्स सेटअप आते थे, यहाँ पे सब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सीन हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा कहानी देखो, यहाँ पे हमने ले लिया, फिर से सोडियम बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलेट CO2 के फॉर्म दोनों निकल जाएंगे, दो एक एक यहाँ पे रेडिकल आएंगे, दोनों भाई लोग साथ आके एल्कीन बन जाएंगे, ठीक है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है। फिर यहाँ पे देखो ये CO, फिर से Na निकलेगा, यहाँ से CO CO2 के फॉर्म में निकलेगा, फिर से यहाँ पे रेडिकल बन जाएंगे। अब ये रेडिकल के पास दो ऑप्शन है, देखो ये दो रेडिकल, यहाँ का एक रेडिकल, यहाँ का एक रेडिकल, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा ना, बहुत सारे होंगे, तो उसका एक रेडिकल, उसका एक रेडिकल, दोनों एक दूसरे से मिलके आके इस सेटअप में आ जाए, या दोनों रेडिकल आपस में मिलके एक बॉन्ड बना ले। तो ध्यान दो क्रॉस लगा हुआ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एक नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। एंटी एरोमेटिक क्या होता है तुम्हें पता होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सारा सीन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अभी के लिए तो समझ लो, बाकी पढ़ाऊंगा। ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल सेटअप है, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी कि दोनों आपस में कपलिंग करें, बजाय कि दो मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे और वो इस सीन में आएंगे। समझ पा रहे हो, मुझे लगता है समझ गया होगा तुम। यहाँ पे देखो पहले से डबल बॉन्ड था, हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई, ये CO2 बाहर निकला, यहाँ से CO2 बाहर निकला, दो रेडिकल बने। ऑप्शन क्या है कि दो रेडिकल आपस में मिलके इस सीन में आ जाए, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके दो sp हाइब्रिडाइज कार्बन बना ले, ध्यान दो क्रॉस लगा हुआ, ऐसा नहीं होगा। वजह क्या है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज पॉसिबल इन रिंग्स हैविंग 8 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ रिंग। समझ पा रहे हो, मतलब जो रिंग है उसके पास 8 या 8 से ज्यादा कार्बन होंगे, तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। समझ पा रहे हो, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेडिकल्स को दो मॉलिक्यूल एक साथ आके और फिर कपलिंग करने वाले हैं। मुझे लगता है समझ आ गया। मतलब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर वाला सीन पॉसिबल नहीं है, जिसे आमतौर पे आप कर देते हो एल्काइंस बनाने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, कपलिंग करके। दूसरा देखो, एग्जाम में ऐसा भी ब्लफ कर सकते हैं कि भाई ये कपलिंग वाला प्रोडक्ट आपके सामने रख दें, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, जो यहाँ होनी चाहिए उसको यहाँ बना दे। अरे भाई जिनके पास डबल बॉन्ड है वही दोनों कार्बन तो रेडिकल बनेंगे, तो जो एक साथ कनेक्ट होंगे वो डबल बॉन्ड वाले रेडिकल्स कनेक्ट होंगे ना, तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है, गलत है, तो इसलिए क्रॉस लगा दे कि ये वाला ब्लफ के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ आ गया होगा तुम्हें। तीनों बना लो।